नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका तक्षशिला परिवार में और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमारा जो सेशन चला हुआ था संधि का प्रैक्टिस सेशन चला हुआ था, तो अब तक बच्चों हमने संधि की टोटल 3 क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अब तक नहीं देखी तो वहां पे जाइए और उनको जो है एक बार समझने का प्रयास करना, ठीक है। और बच्चों साथ ही हमने वर्णमाला की क्लास भी 4 क्लास बच्चों अपलोड कर दी है, तो उसको एक बार देखिएगा। वहां से ही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में या यूपीएसआई के एग्जाम में बच्चों पूछे जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं या समझे हैं वे सारे बच्चे प्रीवियस के ही क्वेश्चन हैं और बार बार यही क्वेश्चन बच्चों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस बार भी जो उम्मीद है वो यहाँ से ही फिर से उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में रिपीट ही करते हैं, क्योंकि नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है जो आपको पढ़ा दिया गया, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अलग नया क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। तो इसी को बच्चों बार बार पढ़िएगा और समझने का प्रयास करना, ठीक है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है, दावा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब तक हमने टोटल जो 3 क्लास में अपलोड की बच्चों, स्वर संधि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने दीर्घ संधि के साथ यण संधि, गुण संधि और बच्चों हाथ में वृद्धि और अयादि संधि को बढ़िया तरीके से कंसेप्ट के साथ बच्चों फिनिश किया, ठीक है। तो आज की क्लास जो होगी बच्चों वो होगी व्यंजन संधि की, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट के साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी और आज की क्लास में ही इसी एक क्लास में बच्चों पूरी की पूरी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब जो समय बच्चों आपके पास बचा हुआ है, तो ये बात समझ के चलना बच्चों कि जो आपके पास 40 या 42 दिन जो बचे हैं, इसमें बच्चों हार्ड वर्क करने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको केवल स्मार्ट वर्क करना है, आपको केवल यह देखना है कि कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर में बच्चों फिर से वहीं से क्वेश्चन ही बन के आएंगे, कोई एकदम से भारी भरकम पेपर बन के नहीं आएगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करना है, आपको केवल वो पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको हर एक चीज नहीं पढ़नी, क्योंकि हमें यह देखना होगा छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। तो आपको केवल पढ़ना क्या है उस पर ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस सेशन तो चलते ही रहेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करते रहना, ठीक है बच्चों, क्योंकि इस बार जो है सिलेक्शन लेना ही लेना है हर हाल में, ठीक है। हम भी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, तुम भी खुद से मेहनत करना अपनी तरफ से, ठीक है। अपनी मेहनत में कोई कमी ना हो, ठीक है। चलिएगा, तो शुरू करते हैं बच्चों व्यंजन संधि को। अगर मैं बात करूं व्यंजन संधि की, जिस प्रकार बच्चों स्वर संधि की बात की गई थी कि स्वर का मतलब बच्चों जहां पे 2 स्वर वर्णों का मेल हो, तो वहां पे बच्चों स्वर संधि होती है। लेकिन अगर बात करूं मैं व्यंजन संधि की बच्चों, तो इसी प्रकार में यहां पे मैं कह सकता हूं कि व्यंजन संधि, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि व्यंजन संधि को हम किसी दूसरे और नाम से, किस नाम से पुकारते हैं। तो व्यंजन संधि को बच्चों संस्कृत में कहा गया है हल संधि, तो इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, हल संधि। क्लियर हुई बात। तो व्यंजन संधि कहां पे होती है अगर मैं बात करूं उसकी, तो व्यंजन संधि बच्चों हमेशा क्या होगा कि एक व्यंजन वर्ण यदि एक स्वर्ण के साथ, एक स्वर वर्ण के साथ बच्चों मेल करते हैं तो भी व्यंजन संधि होगी, या फिर एक व्यंजन दूसरे व्यंजन वर्ण के साथ बच्चों मेल करेगा तो भी बच्चों वहां पे व्यंजन संधि होगी। अर्थात मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि व्यंजन वर्ण का मेल अगर किसी स्वर वर्ण के साथ हो, स्वर वर्ण के साथ हो या किसी व्यंजन वर्ण के साथ हो, तो बच्चों वहां पे क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और बाकी जो भी कंसेप्ट होगा बच्चों मैं क्वेश्चन के साथ ही बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे कि बच्चों हमने पिछली क्लास में टोटल 125 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो आज की क्लास बच्चों हम 126 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 में कहा गया विपत जमा जाल, विपत जमा जाल, ये क्या बन गया बच्चों, यहां पे बन गया विप जाल, ठीक है ना, विप जाल। तो आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो आपको बस केवल ये देखना है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बच्चों यहाँ पे आधत्य है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बच्चों जय है। तो यानी कि यहाँ पे तय की और जय वर्ण का मेल कराया गया, यानी कि आधत्य ये भी बच्चों आपका एक व्यंजन है और जय भी बच्चों आपका एक व्यंजन है। तो बच्चों यहाँ पे जो मेल हुआ 2 व्यंजन वर्णों का मेल हुआ। अगर 2 व्यंजन वर्णों का मेल होगा तो संधि कौन सी बनेगी बच्चों, संधि बनेगी व्यंजन संधि। क्लियर हुई बात। तो आपका जो इस सवाल का उत्तर होगा वो होगा बच्चों बी ऑप्शन, यानी कि इसमें केवल ये पूछेगा कि संधि कौन सी है, तो इसमें बच्चों व्यंजन संधि है, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि वहां से बच्चों क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले साल। वो पिछले साल कहूं कि 2019 के जो पेपर में संधि में से जो क्वेश्चन आया था बच्चों, उसी कंसेप्ट से पूछा भी गया था, जो ये कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है। कंसेप्ट है ये कि यदि आधे तय के बाद
च आ जाए या फिर जे आ जाए या फिर बच्चों ले आ जाए। तो याद रखना इस च का भी द्वित्व हो जाता है और इस जे का भी द्वित्व हो जाता है और इस ले का भी द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब एक ही वर्ण दो बार रिपीट हो जाता है, एक बार आधा और एक बार पूरा, उसी को बच्चों हम द्वित्व वर्ण बोलते हैं। बात समझ में आई? तो मेन कंसेप्ट क्या होगा, यदि आधे तय के बाद च आ जाए या फिर जे आ जाए या फिर ले आ जाए तो यानी कि च का द्वित्व यानी कि आधा च और च, तो ये बनेगा। और यहाँ पे बच्चों ज का द्वित्व क्या बनेगा, आधा ज और ज बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। और ले का बनेगा बच्चों आधा ले और पूरा ले, यानी कि ये बन जाएगा। क्लियर हुई बात? यानी कि अगर बच्चों में बात करूं विप जाल की, तो बच्चों विप जाल की जब हमने संधि विच्छेद की तो जिस तरीके से बच्चों ये शब्द लिखा हुआ था, ये पूरा का पूरा संधि किया हुआ शब्द है विप जाल। जब हम बच्चों इसकी संधि करते हैं तो जिस तरीके से बच्चों ये लिखा हुआ है तो हम बच्चों वहां पे तोड़ लेंगे जहां पे j आधा है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। विपज j आधा है तो विपज जमा जाल, विपज जमा जाल। लेकिन आपको पता है कि कोई भी सार्थक शब्द हमेशा तभी बनेगा जब सार्थक शब्दों के निकटवर्ती वर्णों का मेल कराया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जाल का तो अर्थ है लेकिन विपज का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये जय का जो परिवर्तन होगा ये हो जाएगा बच्चों तय में, तो वी पे तय, विपथ, विपथ जमा जाल। तो अब हमारा बच्चों जो कंसेप्ट बनेगा वो ये बनेगा कि यदि आधे तय के बाद जय आया हो तो इस जय का ही बच्चों द्वित हो जाता है, तो यहाँ पे द्वित हो जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो कंसेप्ट ये बनाया गया, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं सज्जन शब्द है एक, सज्जन शब्द, सज्जन, ठीक है। तो जहां बेटा यहाँ पे आधा जय लिखा हुआ है तो यहां से ही तोड़ना है, सज, सज जमा जन। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जन का अर्थ है लेकिन सज कोई कुछ भी अर्थ नहीं होता इसका, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, ये जय आधा जय बनेगा आधे तय में, प्लस सत्य जमा जन। सत का मतलब श्रेष्ठ और जन का मतलब लोग, यानी कि श्रेष्ठ लोग, ठीक है बच्चों। तो सत्य जन, तो यहाँ पर नियम क्या बना, आधे तय के बाद अगर जय आए तो इस जय का बच्चों द्वित्व हो जाता है। क्लियर हुई बात? उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं बात करूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार विपद जाल को, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर बच्चों में बात करूं एक शब्द होता है सच्चरित्र। क्या होता है बच्चों? सच चरित्र। तो ये सच चरित्र बच्चों शुद्ध वर्तनी के रूप में भी कई बार पूछा जा चुका कि बताइए शुद्ध वर्तनी क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन में बच्चों ये शब्द लिखा होगा तो ये शुद्ध शब्द होता है बच्चों। तो जैसा लिखा हुआ है बच्चों ऐसे ही तोड़ दो आप। सच, सच यानी कि च आधा है तो हमने भी च को आधा रखा, और चरित्र। आप मुझे बताओ चरित्र का तो अर्थ होगा लेकिन सच का कोई अर्थ नहीं होगा, तो ये क्या बदलेगा, सत्य, यानी कि आधा च आधे तय में बदलेगा। और चरित्र, सत्य का मतलब श्रेष्ठ, और यहाँ पे श्रेष्ठ यानी कि अच्छा चरित्र, सुंदर चरित्र, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नियम क्या बना, आधे तय के बाद अगर च आया, आधे तय के बाद अगर च आया तो च का बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे द्वित हो गया, तो नियम बच्चों ये बनेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं बात करूं, एक शब्द पूछा गया था 2019 के पेपर में, उल्लास। अब जो ये उल्लास शब्द है बच्चों, उल्लास शब्द है तो यहां पे भी बच्चों द्वित हो रखा है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है बच्चों ऐसे ही तोड़ दो। उल तो ले आधा है और लास पूरा है बच्चों। लास का मतलब खुशी होगा, इसका तो अर्थ है, लेकिन उल का कोई अर्थ नहीं होगा, तो ये बनेगा उत जमा लास, उत जमा लास। तो तय के बाद बच्चों ले है तो इसका मतलब ले का हो जाता है बच्चों द्वित्व। तो यही बच्चों मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि यदि आधे तय के बाद चे या फिर जे या फिर ले आए तो हमेशा इन वर्णों का द्वित्व हो जाता है। तो उम्मीद है चीजें आप समझ पाए होंगे। और बच्चों एक छोटी सी और बात बता दूं बच्चों कि ज्यादातर 99% केसेस में बच्चों कुछ भी वर्ण हो यहाँ पे वो तय में ही बदलता है, हमेशा संधि का ये रूल है। बात समझ में आई? ज्यादातर मोस्टली तय में बदलेगा, आधे तय में। वजह क्या होगी बच्चों, क्योंकि उल कोई उपसर्ग नहीं होता, उत संस्कृत का उपसर्ग होता है, वजह बच्चों ये होती है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ में बच्चों ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये भी पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 127 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 127 में कहा गया बच्चों, निम्नलिखित में से उद्योग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो निम्नलिखित में से उद्योग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो बच्चों समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब उद्योग की बात की गई बच्चों, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार उद्योग को। तो यहां पे बच्चों उद्योग ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद आपको करना है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो ये ध वर्ण होता है, ये एक व्यंजन होता है, कौन सा बच्चों, संयुक्त व्यंजन। ये आधा द और ये ऐसे मिलकर बना होता है, तो इसका मतलब इस ध में बच्चों आधा द है। तो जहां बच्चों आधा
वर्ण होगा वहां से ही तोड़ना है बच्चों। तो आधा दे, उद जमा योग। और जैसा कि बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर वर्ण हमेशा तय में ही बदलता है, मोस्टली तय में बदलेगा। तो इसका मतलब उद कोई उपसर्ग नहीं होता। तो बच्चों ये जो दे होगा ये किस में बदलेगा बच्चों, उत, उत जमा योग। और वैसे भी बच्चों एक छोटा सा और कंसेप्ट मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है बच्चों 25। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण शब्द को सार्थक करने के लिए हमेशा अपने वर्ग के ही पहले वर्ण में बदल जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों, यहाँ पे जो है ना ये तय वर्ग है और ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, तय थे दे, यानी कि यहाँ पे तीसरा वर्ण था बच्चों तय वर्ग का, और ये कौन सा वर्ण है बच्चों, पहला। तो यानी कि उद जमा योग, उद का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस उद को सार्थक करने के लिए ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण अपने पहले में बदल जाता है, उत जमा योग। ठीक है बच्चों। और उत बच्चों संस्कृत का क्या है बच्चों, उपसर्ग है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि अगर किसी भी शब्द में तीसरा या पांचवा वर्ण है तो वो अगर सार्थक नहीं है तो वो हमेशा बच्चों अपने पहले में बदलेगा जब संधि विच्छेद करते हैं। लेकिन बच्चों जब हम संधि करते हैं, संधि करके शब्द बनाते हैं, तो अगर तीसरा वो जो पहला वर्ण होगा वो हमेशा या तो तीसरे में बदलेगा या फिर वो पांचवें में बदलेगा। जैसे कि यहाँ पे बच्चों हमने संधि विच्छेद किया तो पहले में बदल गया, लेकिन जब बच्चों हम संधि करेंगे तो पहला वर्ण या तो तीसरे में बदलेगा या फिर पांचवें में बदलेगा। वो डिपेंड करेगा शब्द क्या है। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे कि बच्चों आपके सामने शब्द आता है दिग्गज, दिग्गज एक शब्द आता है दिग्गज। ठीक है। अब दिग्गज शब्द है बच्चों, तो हमेशा व्यंजन संधि की ज्यादातर खास बात ये होगी जहां पे आधा व्यंजन होगा बच्चों वहां से ही तोड़ते हैं हम हमेशा। तो दिग गे आधा है तो लिख दिया आधा, और यहाँ पे बच्चों गज हो गया। लेकिन आपको पता है ये कै वर्ग का तीसरा वर्ण है। गे कौन सा वर्ण है बच्चों, कै वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है। तो इसका मतलब गज का तो अर्थ है, दिग का कोई अर्थ नहीं है। तो ये बदलेगा बच्चों दिक में बदलेगा, दिक का मतलब दिशा, ये पहले में बदल गया तो दिक जमा गज। क्लियर हुई बात? तो आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है, ये नियम है अपने आप में कि इस शब्द को सार्थक करने के लिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण किस में बदल जाता है, अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। पहले वर्ण में हमेशा बच्चों तभी बदलेगा जब हम संधि विच्छेद करते हैं। तो शुद्ध संधि विच्छेद दिग्गज की होगी, दिक जमा गज। ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम संधि करके शब्द बनाते हैं तो पहला वर्ण या तो तीसरे में बदलेगा या फिर पांचवें में बदलेगा, पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हाँ, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है उद्योग का, ये पूछा गया था ना निम्नलिखित में से उद्योग का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो आपका जो सही जवाब होगा बच्चों सी ऑप्शन, उत जमा योग होगा। यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया आपको। ठीक है ना, उत जमा योग। तो क्वेश्चन नंबर 128 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 128 में कहा गया कि सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। सद्धर्म की बात की गई कि सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे धर्म, सद्धर्म का, और आपको ये बात पता है कि जो वर्ण हमें आधा दिखता है वो हमेशा पूरा होता है, और जो बच्चों में पूरा दिखता है वो हमेशा आधा होता है। तो बच्चों यहाँ पे आधा धै दिखा हुआ है जबकि ये पूरा है, और दे पूरा दिखा हुआ है, ये आधा है। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि ऊपर का आधा होगा, नीचे का, ऊपर का आधा, नीचे का पूरा होगा। तो हमेशा व्यंजन संधि में टूटता बच्चों वहां से ही है जहां पे आधा व्यंजन हो। तो दे बच्चों यहाँ पे आधा होगा सद, और यहाँ पे बच्चों धर्म। और आपको ये पता है ये तय थे दे, तय थे दे, तय थे दे यानी कि तय वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो किसमें बदलेगा बच्चों संधि विच्छेद करते समय, अपने पहले में, सत्य जमा धर्म। यानी कि सत्य का मतलब श्रेष्ठ, सुंदर, अच्छा, है ना। तो अच्छा धर्म ये जो बनेगी इसकी शुद्ध संधि विच्छेद बनेगी सत्य जमा धर्म। ठीक है। तो यानी कि डी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑप्शन सत्य जमा धर्म। क्लियर हो चुकी होगा बच्चों, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 129 की, तो जगदीश, जगदीश शब्द में कौन सी संधि होगी। जगदीश शब्द में बच्चों व्यंजन संधि होगी, क्योंकि जगदीश शब्द बच्चों ये लिखा हुआ है आपका, और शब्द को इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों का अर्थ निकल जाए। लेकिन दे में बच्चों बड़ी ई है, यानी कि जब मैं बड़ी ई स्वर निकाल लूंगा, ईस निकाल लूंगा, तो बच्चों ये जो जगद है ये दे आधा बचेगा। तो जगद, जगत जमा ईस, और आपको पता है तय थे दे,
तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो जगत जमा ईस ये पहले में बदलेगा, तो इसका मतलब आपकी जो शुद्ध संधि विच्छेद होगी बच्चों वो होगी जगत जमा ईस और आधा तय और ई, यानी कि एक व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण का मेल हुआ यहाँ पे बच्चों। जब एक व्यंजन का एक स्वर वर्ण के साथ मेल होता है तो वहां पे बच्चों हमेशा क्या होगी, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो आपका 129वें का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 130 की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर की दृष्टि से, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब जो उज्ज्वल शब्द है बच्चों ये संधि की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में बच्चों शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी के रूप से शुद्ध है। ठीक है, तो उज्ज्वल शब्द लिखा हुआ है बच्चों ये वाला उज्ज्वल, तो यहां पे पूछा गया कि इसमें कौन सी वो संधि विच्छेद क्या होगा। तो जिस तरीके से बच्चों शब्द लिखा हुआ है ऐसे ही तोड़ना है, जहां भी आधा जय होगा वहां से ही तोड़ दो, उज जमा ज्वल। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि यदि आधे तय के बाद च आ जाए, जय आ जाए या ले आ जाए तो हमेशा उसका द्वित हो जाता है। तो द्वित को देखते ही समझ जाना कि नियम कौन सा है, तो उत जमा ज्वल, उत जमा ज्वल, तो इसका मतलब शुद्ध संधि विच्छेद बच्चों आपकी ये बनेगी। और वैसे भी 99% जो संधि में व्यंजन संधि में तय में बदलते हैं, कोई भी वर्ण हो बच्चों तय में बदलेगा, तो उत जमा ज्वल इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा जिसमें व्यंजन संधि होगी। ठीक है बच्चों, तो आपका 130वें का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए बच्चों क्वेश्चन नंबर 131 में। क्वेश्चन नंबर 131 में दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो बच्चों यहाँ पे दिक जमा अंबर, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, दिक जमा अंबर, क्योंकि इसमें से अंबर जब निकाल लोगे तो गे बच्चों आधा बचेगा, लेकिन ये कै वर्ग का तीसरा वर्ण होगा और कै वर्ग का तीसरा वर्ण पहले में बदलेगा, यानी कि गे की जगह बच्चों कै हो जाएगा, तो दिक जमा अंबर। तो बच्चों में जो कंसेप्ट होगा मैं बोल के ही बता दूंगा आपको कि आंसर क्या होगा इसका, और क्योंकि लिख के पूरा कंसेप्ट मैं समझा चुका बच्चों आपको, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने पहले में बदलेगा। तो यहाँ पे बच्चों ये गे जो तीसरा था अपने पहले में कै में बदल जाएगा, तो डी ऑप्शन बच्चों आपका इसका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 132 पाइए। क्वेश्चन नंबर 132 में लिखा हुआ है उल्लंघन, तो उल्लंघन में बच्चों ले जो है द्वित हो रखा है, तो इसका मतलब कंसेप्ट कौन सा चलेगा, कंसेप्ट चलेगा वही वाला जो अभी मैंने बताया था कि आधे तय के बाद अगर चे, जय या ले आए तो उसका द्वित हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत जमा लंघन, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार अगर 133 की मैं बात करूं, 133 में बच्चों तल्लीन में संधि आपसे पूछी गई है, तल्लीन में संधि कौन सी होगी, तो तल्लीन में बच्चों व्यंजन संधि होगी। अब यहाँ पे ले का द्वित हो रखा है, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि इसमें कौन सी संधि होगी और इसका नियम क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो नियम बच्चों वही होगा, आधे तय के बाद अगर चे जय ले आए तो उनका द्वित हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी अगर मैं संधि विच्छेद की मैं बात करूं तल्लीन की, तो आपका जो संधि विच्छेद बनेगी तत् जमा लीन बनेगी, तत् जमा लीन, क्योंकि तल तल का कोई अर्थ होगा नहीं, तल का मतलब ले वर्ण का जो परिवर्तन होगा बच्चों तय वर्ण में होगा, और मोस्टली तय में ही बदलता है व्यंजन संधि में, तो तत् जमा इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 134 में। 134 में कहा गया बच्चों सन्मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सी संधि है, तो बच्चों सन्मार्ग में संधि है व्यंजन संधि। तो जवाब हो गया इसका बच्चों बी ऑप्शन, क्योंकि इसको जहां से आधा वर्ण है वहां से ही तोड़ना है, सन जमा मार्ग। लेकिन प्रॉब्लम यह है बच्चों मार्ग का तो अर्थ है लेकिन सन का कोई अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब किस में बदलेगा, तय वर्ण में बदलेगा, सत का मतलब श्रेष्ठ, क्योंकि संस्कृत का जो उपसर्ग होगा वो सत होगा, तो सत मार्ग यानी कि सत मार्ग, अच्छा मार्ग। ठीक है बच्चों, तो संधि विच्छेद इसकी ये बनेगी सत जमा मार्ग, और इसमें जो संधि होगी व्यंजन संधि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 135, और 135 अपने आप में खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों, अभिषेक में संधि बताइए। तो अभिषेक शब्द में बच्चों संधि होगी आपकी व्यंजन संधि, यानी कि आपका जो जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे अभिषेक शब्द आ चुका बच्चों, तो अभिषेक में जो कंसेप्ट है बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कंसेप्ट को समझना साथ में, और उसके बाद इसके जैसे तमाम क्वेश्चन आप जो है बना पाओगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है अभिषेक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार अभिषेक। ठीक है बच्चों, अब बात को समझना,
इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, अब कंसेप्ट क्या है उसको समझना है, ठीक है। देखिएगा बच्चों, तो हिंदी में कुल जो स्वरों की संख्या होती है 11, तो उन 11 स्वरों में से आपको ए और ए का बड़ा भाई आ, तो ए आ को छोड़ देना है। अब 11 में से जब ए आ को छोड़ दोगे तो बचे कितने स्वर बच्चों? आपके 9 स्वर बचे, ठीक है। तो उन 9 स्वर में से कोई भी स्वर, उन 9 स्वर में से कोई भी स्वर अगर आता है तो मैं लिख देता हूं ए या आ को छोड़कर, ए या आ को छोड़कर, ठीक है ना, ए या आ को छोड़कर, इनके अलावा कोई भी स्वर, या ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर, यहां पे बोल दिया मैंने, खाली मैं स्वर लिख रहा हूं, ठीक है। ए आ को छोड़कर यानी कि कोई भी स्वर, स्वर के बाद बच्चों अगर से आ गया ना, कौन सा से है बच्चों? ये दंतव्य से है। इसका उच्चारण कहां से होता है? दंतव्य, क्योंकि ये सपेरा वाला से है और सपेरा रखता है सांप और सांप मारता है बच्चों दांत, तो इसका मतलब याद रखना कि ये सपेरा वाला से है और ये इसका जो उच्चारण होगा वो दंतव्य होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ए आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर आ जाए और उस स्वर के बाद बच्चों दंतव्य वाला से है, तो याद रखना बच्चों इस से का परिवर्तन ना षटकोण वाले से में हो जाता है, और षटकोण वाला से का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धन्य। बात समझ में आई? तो इस से का परिवर्तन इसमें हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं अगर अभिषेक शब्द की बात करूं तो अभिषेक शब्द को बच्चों हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे? अभिषेक, तो देखिए बच्चों, अभी जमा सेक, अभी जमा सेक, बात समझ में आई? अभी जमा सेक। अब प्रॉब्लम यही, अभी एक उपसर्ग है जबकि सेक का कोई अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब ये बदलेगा किसमें? सेक में। इस सेक का अर्थ होता है और ये अभी, तो यहाँ पे बच्चों अभी जमा सेक, इसकी शुद्ध संधि विच्छेद होगी। एक बात तो ये होगी, है ना। अब आप मुझे बताइए, अभी में से आप छोटी ई निकाल लोगे जो कि एक स्वर है, और यहाँ पे बच्चों से निकाल लोगे क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बच्चों से है, तो ई के बाद अगर से आया तो नियम बच्चों यही है, ए आ को छोड़कर यदि कोई दूसरा स्वर है उसके बाद बच्चों से आता है तो इस से का परिवर्तन मूर्धन्य से में हो जाता है, षटकोण वाले से में हो जाते हैं। तो नियम क्या है? ई के बाद बच्चों से का परिवर्तन किस में हुआ? इस से में हुआ। क्लियर हुई बात? तो इसलिए अभिषेक शब्द में जो संधि होगी वो व्यंजन होगी, क्योंकि स्वर वर्ण के साथ एक व्यंजन आपस में क्या कर रहा है बच्चों? मेल कर रहा है, तो इसलिए व्यंजन संधि हुई, ठीक है बच्चों। और इसकी शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगी? अभी जमा सेक होगी। क्लियर हुई बात? तो नियम उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। तो सवाल में पूछा गया था कि कौन सी संधि है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, और शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अभी जमा सेक, ये वाला सेक। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्गज में बच्चों गे से तोड़ना है, दिग जमा गज, लेकिन दिग का कोई अर्थ नहीं होगा, और गे जो है बच्चों यहाँ पे कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसलिए पहले में बदलेगा। तो आपका जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो होगा बच्चों बी ऑप्शन, दिक जमा गज। बी ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 में कहा गया उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा होगा? तो उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा होगा? तो आपका बच्चों इसका सही विकल्प जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि उड्डयन जो शब्द लिखा हुआ है बच्चों वो ऐसे लिखा हुआ है, उड्डयन, ठीक है ना। तो जो आपको पूरा दिख रहा है ना वो तो है आधा, और जो आपको आधा दिख रहा है वो है बच्चों पूरा, ठीक है। तो यानी कि आपको आधा दिख रहा है नीचे वाला और ये पूरा दिख रहा है ऊपर वाला, तो इसको जिस तरीके से लिखा हुआ है ना ऐसे ही तोड़ दो, उड जमा डयन, उड़ जमा डयन। लेकिन ये डे जो है बच्चों ये तय में बदलेगा, क्योंकि उड़ जो है संस्कृत का उपसर्ग नहीं होता, उत होता है, तो उत जमा डयन। तो शब्द को सार्थक करने के लिए डे का परिवर्तन तय में हो गया, ठीक है ना। तो उत जमा डयन यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 138 पाइए बच्चों। 138 में कहा गया ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऋग्वेद में बच्चों जो गे है वो आधा है, और गे बच्चों कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये तीसरा वर्ण पहले में बदलेगा, तो इसका मतलब ऋक जमा वेद होगा। तो बी ऑप्शन बच्चों आपका सही जवाब होगा, व्यंजन संधि होगी इसमें, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 139 पे आइए, और 139 बच्चों अपने आप में बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट नियम है, ठीक है बच्चों। तो उस कंसेप्ट को भी समझेंगे और इस शब्द को भी समझेंगे बच्चों, ठीक है। अब बात को समझते हैं बच्चों, तदित, इसमें लिखा हुआ है तदित। अब तदित शब्द की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं तदित, तदित, ठीक है बच्चों। तो ये तदित शब्द की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें संधि कौन सी होगी? तदित शब्द में संधि कौन सी होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी। अब अगर मैं बात करूं बच्चों इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो मैं संधि विच्छेद बच्चों यहाँ पे लिख देता हूं, तत् जमा हित। इसका संधि विच्छेद है बच्चों तत् जमा हित। क्लियर हुई बात? तो संधि विच्छेद हुआ तत् जमा हित, और संधि हुई इसमें व्यंजन संधि। अब इसमें कंसेप्ट क्या होगा? तो कंसेप्ट बच्चों ये है कि यदि आधे तय के बाद
आधे तय के बाद अगर है आ जाए तो तय का परिवर्तन जो होगा बच्चों वो आधे दय में होगा, और है का जो परिवर्तन होगा बच्चों वो धय में होगा। बात समझ में आई? तो याद रखना ये छोटा सा कंसेप्ट है कि यदि आधे तय के बाद है आए तो आधे तय का परिवर्तन आधे दय में होगा और है का परिवर्तन धय में होगा। तो यानी कि इस शब्द की अगर मैं बात करूं बच्चों, तदित शब्द की अगर मैं बात करूं, तो तदित शब्द में बच्चों जो आपको पूरा दिख रहा है ना वो तो है आधा, और जो दिख रहा है आधा वो है पूरा, यानी कि दय पूरा दिख रहा है, ये तो है बच्चों आधा। तो अगर ये आधा है तो बच्चों यहां से टूटेगा तद, तो ये हो गया तद, और ये जो धय है बच्चों ये धित बनेगा, तद जमा धित। लेकिन ना तो इसका कोई मतलब है ना इसका कोई मतलब है। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब ये दय जो है किसमें बदलेगा? तय में। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक ज्यादातर जो वर्ण होगा वो तय में ही बदलता है शब्द को सार्थक करने के लिए। तो यहाँ धय का कोई मतलब नहीं है तो हित बनेगा, तो तत् जमा हित। क्लियर हुई बात? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं उद्धार शब्द होता है एक उद्धार, तो उद्धार में भी बच्चों पूरा कंसेप्ट यही है, ठीक है ना। तो शब्द को ऐसी जगह से तोड़ दो जहां से दोनों का मीनिंग हो जाए, लेकिन उद जमा धार का कोई मतलब यहाँ पे होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? उत जमा हार बनेगा, क्योंकि नियम क्या था? आधे तय के बाद अगर है आता है तो तय का परिवर्तन आधे दय में होगा और है का परिवर्तन धय में होगा, क्योंकि दय बच्चों यहाँ पे आधा है तो एज इट इज तोड़ दिया, धार बनेगा यहाँ पे, दोनों का अर्थ नहीं होगा तो उत जमा हार बनेगा। इसी प्रकार बच्चों उद्धरण शब्द आता है, उद्धरण, उद्धरण, तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा? उत जमा हरण। में डायरेक्टली लिख देता हूं उत जमा हरण, क्योंकि आपको पता है धय का परिवर्तन है में होगा और दय का परिवर्तन तय में होगा, तो उत जमा हरण ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 139 की अगर मैं बात करूं तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही जवाब था 139 में। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। तो उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? आपसे पूछा गया उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है, तो सेम बच्चों इसी तरीके से टूटेगा, ये उद जमा विघ्न बनेगा, लेकिन उद का कोई अर्थ होगा नहीं, तो इसलिए दय का परिवर्तन तय में होगा, क्योंकि उद्विग्न। अब बात को समझ लो, फिर मैं बार बार चीजों को एक ही बात को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है बच्चों, एक बार में ही समझ लेना फिर से, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उद्विग्न, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये उद्विग्न अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे बच्चों जो आपको आधा दिख रहा है वो तो है पूरा, यानी कि वे जो है बच्चों आपको आधा दिख रहा है तो ये तो होगा पूरा, और दे बच्चों आपको पूरा दिख रहा है ये होता है आधा। तो शब्द को ऐसी जगह से तोड़ो, यहाँ से जो आधा दे है तो यहाँ से टूटेगा आधा दे उद, और ये विघ्न हो गया बच्चों इधर, विघ्न हो गया बच्चों इधर। लेकिन आपको पता है तय थे दे, ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है तो बदलेगा किसमें बच्चों? तय में। तो उत जमा विघ्न, इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद होगी ये बनेगी उत जमा विघ्न। क्लियर हुई बात? और संधि क्या होगी बच्चों इसमें? व्यंजन संधि, क्योंकि तय भी बच्चों व्यंजन है, वह भी व्यंजन है, तो इसलिए व्यंजन वर्णों का मेल हुआ तो व्यंजन संधि कहलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, सदानंद। तो सदानंद बच्चों सद जमा आनंद बनेगा, क्योंकि जब आनंद में से वो दय में से आनंद निकाल लोगे यानी कि आ निकाल लोगे तो सद यानी कि दय हो जाएगा आधा, और सद जमा आनंद, लेकिन सद कोई उपसर्ग नहीं होगा तो सत जमा आनंद, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा बच्चों वो ए ऑप्शन में बनेगा, सत जमा आनंद। क्लियर हुई बात? इसी प्रकार बच्चों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 142 की, तो क्वेश्चन नंबर 142 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो जगदम्बा, तो जगत जमा अंबा, तो बच्चों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संतोष की अगर मैं बात करूं बच्चों तो संतोष में सम जमा तोष, इसमें भी व्यंजन संधि है। अहंकार की अगर मैं बात करूं बच्चों तो अहम जमाकार, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि होगी। लेकिन बच्चों अगर मैं विद्यालय की बात करूं तो विद्यालय में बच्चों दीर्घ संधि होगी, विद्या जमा अल्य, यानी कि इसमें दीर्घ संधि होगी। तो इसका मतलब 142 में जो पूछा गया है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन बच्चों व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, यानी कि स्वर संधि का भेद होता है दीर्घ संधि, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब आप टिक जो लगाओगे वो बी ऑप्शन पे लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 में कहा गया कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सी व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण। उद्धरण बच्चों मैंने अभी अभी आपको समझाया, उद्धरण में व्यंजन संधि होती है, उत जमा हरण होता है इसका संधि विच्छेद, ठीक है बच्चों। तदित अभी पढ़ा बच्चों हमने, तदित तत् जमा हित होगा, यानी कि इसमें भी व्यंजन संधि होगी। वाग जाल की अगर मैं बात करूं तो वाग जाल कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, पहले में बदलेगा तो वाक जमा जाल बनेगा, इसमें भी व्यंजन संधि होगी। तो डी ऑप्शन में बच्चों रसायन शब्द है, तो रसायन को जब आप तोड़ोगे तो रस जमा आयन बनेगा, और रस जमा आयन तो प्रथम
शब्द का अंतिम वर्ण ए और आयन में से पहला वर्ण यानी कि आ, तो ए प्लस आ मिलकर बच्चों क्या बनेगा, आ बनेगा, यानी कि बड़ा वर्ण बनेगा। तो रसायन शब्द में बच्चों दीर्घ संधि होगी, यानी कि स्वर संधि का भेद है ये, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो कौन सा, व्यंजन संधि नहीं है, तो डी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 144। तो जगदीश शब्द में की संधि विच्छेद क्या होगी, तो जगत जमा ईस, जगत जमा ईस, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, जगत जमा ईस, ठीक है ना। तय और ई का जब मेल करोगे, एक व्यंजन का और एक स्वर का, तो यहाँ पे बच्चों व्यंजन और स्वर वर्ण का मेल हुआ, तो इसका मतलब व्यंजन संधि है, जगत जमा ईस, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि कंसेप्ट में बता चुका हूं, इसमें तय थे दे, तय वर्ग का तीसरा वर्ण दे था, तो अपने पहले में बदलेगा, दे तय में चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जगत आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण। अब उच्चारण की मैं बात करूं बच्चों, तो च का द्वित हुआ तो नियम कौन सा लगेगा कि यदि आधे तय के बाद च जय या फिर ले आए, च जय या फिर ले आए, तो उनका द्वित हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, उत जमा चारण, इसकी शुद्ध संधि विच्छेद होगी, उत जमा चारण, यानी कि सी ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है बच्चों। नियम आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है, तो इसमें व्यंजन संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। एक सेकंड बच्चों, सवाल आ चुका आपका 146वां। तो 146वें में आइए बच्चों। 146वें में कहा गया निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास शब्द बच्चों ये संधि की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और ये शुद्धवर्तनी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बच्चों ये शुद्धवर्तनी में भी कई बार पूछा जा चुका और ये संधि में भी बच्चों कई बार पूछा जा चुका, ठीक है। तो उच्छ्वास शब्द की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों उच्छ्वास शब्द को, ठीक है। अब समझिए, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं उच्छ्वास, उच्छ्वास। तो बात को समझना बच्चों, यहाँ पे नियम भी समझेंगे और शुद्ध वर्तनी क्या होगी, उच्छ्वास की ही होगी। सच शास्त्र होता है, कई शब्द होते हैं बच्चों, तच्छिव होता है, ये भी जो है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से, और नियम बच्चों एक ही होगा इनमें, ठीक है। अब बात को समझना बच्चों, तो याद रखना, इसको ढंग से देख लो, ये उच्छ्वास है, शुद्ध वर्तनी में अगर आया तो ये शुद्ध वर्तनी है इसकी, उच्छ्वास की, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसा लिखा हुआ है ना, आप वहां से ही तोड़िए शब्द को। तो जहां पे आधा च होगा या आधा वर्ण होगा, मोस्टली जो शब्द टूटता है बच्चों व्यंजन संधि में, वो वहीं से टूटता है जहां पे आधा वर्ण होता है। तो यहाँ पे तोड़ दिया आपने उच्च, तो उच्च जमा छवास बन गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या छवास शब्द का कोई अर्थ होगा, आप कहोगे नहीं, तो उच्च का कोई अर्थ है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों ये च जो है तय में बदलेगा। ये मैं बात आपको बता चुका कि ज्यादातर जो शब्द होते हैं उसमें जो वर्ण होता है शब्द को सार्थक करने के लिए, तो वर्ण तय का प्रयोग करते हैं हम ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि उच्च जो है संस्कृत का उपसर्ग नहीं होता, उत होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है बच्चों, यहाँ श्वास का कोई अर्थ नहीं, तो बच्चों यहाँ पर श्वास लिख देते हैं, श्वास। अब मैं बताऊंगा ये क्या है, अब बात को समझना। तो नियम बच्चों ये है कि यदि आधे तय के बाद क्या आ जाए, से आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, से आ जाए, ठीक है ना। अब से का छोटा भाई से आ जाए या पूरा से आ जाए, ठीक है। तो आधे तय के बाद बच्चों अगर से आ जाए तो इस तय का जो परिवर्तन होता है बच्चों ये आधे छ में होगा, और इस से का जो परिवर्तन होता है बच्चों वो छ में होगा। इस बात को याद रखना, ये नियम है, क्लियर हुई बात। आधे तय के बाद अगर से सलजम वाला से आता है तो याद रखना है आपको, आधे तय का परिवर्तन किस में होगा बच्चों, आधे तय का परिवर्तन आधे च में होगा, और तालव्य जो से है बच्चों, इस तालव्य से का परिवर्तन छ में होगा। तो यहाँ पे बच्चों नियम यही है, आधे तय के बाद से आया तो तय का परिवर्तन आधे छ में हुआ, आधे तय का परिवर्तन आधे छ में, और से का परिवर्तन छ में हुआ, तब जाके बच्चों ये शब्द बना, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी के हिसाब से भी और संधि के हिसाब से भी बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट शब्द है। तो यहाँ से पूछा गया बच्चों आपसे 146 में कि इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका जो सही जवाब होगा बच्चों वो डी ऑप्शन होगा, उत जमा श्वास, उत जमा श्वास, ये बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, ठीक है बच्चों। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि जब संधि करके शब्द बनाते हैं तो आधे च और छ में बदलेगा, और जब आप जो है संधि विच्छेद करते हो तो च का परिवर्तन आधे तय में और छ का परिवर्तन से में हो जाता है, बस इतनी ही बात है, ठीक है बच्चों। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाजी। क्वेश्चन नंबर 146 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 146 में कहा गया आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो आच्छादित की अगर मैं बात करूं तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं आच्छादित के बारे में भी, ठीक है बच्चों। आच्छादित, अब यहां पे लिखा हुआ है बच्चों आच्छादित। अब इसमें भी एक छोटा सा नियम है बच्चों आच्छादित में,
कि अगर किसी भी स्वर के बाद 6 वर्ण से बना कोई शब्द आए तो वहां पे होगा क्या बच्चों, बीच में आधा 6 जुड़ जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी कि ये आधा 6 और 6 बन जाता है। कुल मिलाकर बात ये है, नियम ये है कि अगर किसी भी स्वर के बाद, स्वर हिंदी में टोटल 11 है और 11 में से कोई भी स्वर अगर आता है, स्वर के बाद बच्चों अगर 6 छतरी वाला वर्ण आता है तो ये बन जाता है बच्चों आधा 6 और 6। क्लियर हुई बात, यानी कि बीच में आधे 6 का आगम हो जाता है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ बीच में आधा 6 जुड़ जाता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा परी, परी उपसर्ग है, और एक शब्द सुना होगा बच्चों छेद, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों शब्दों को जब पास में लेकर आए और इनके निकटवर्ती वर्णों का जब मेल कराया गया तो बच्चों जो शब्द बनेगा संधि करने के बाद, तो शब्द बनेगा परिच्छेद, क्योंकि नियम आपका ये है कि किसी भी स्वर के बाद अगर 6 वर्ण से बना कोई शब्द आए तो बीच में बच्चों 6 आ जाता है, परिच्छेद। इसी प्रकार बच्चों एक शब्द होता है अनु, एक शब्द होता है छेद। तो बच्चों जब इसको इनकी संधि कराओगे, इन दोनों शब्दों की वर्णों की संधि कराओगे, क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण 6 है, तो उ और 6 ठीक है। स्वर के बाद 6 तो जो शब्द बनेगा वो अनुच्छेद बनेगा। बात समझ में आई, तो याद रखना। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं आच्छादित की, तो इसकी जो संधि विच्छेद होगी आजमाच्छादित होगी, आजमाच्छादित होगी। तो वो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे बच्चों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िया भाई 148 पे, तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा बच्चों। तो ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों हमने पढ़ चुके, सदैव ये वृद्धि संधि है, क्योंकि अगर शिरोरेखा के ऊपर या किसी वर्ण के ऊपर डबल मात्रा है, 2 मात्रा है, तो उसमें बच्चों कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो सदा जमा ए, इसका जो है शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अगर मैं मनोरथ की बात करूं बच्चों, तो मनोरथ में बच्चों विसर्ग संधि होगी, मन जमरथ, विसर्ग वाला जो मन होगा प्लस रथ होगा, इसके शुद्ध संधि विच्छेद होगी। अगर बच्चों मैं निर्गुण की बात करूं तो निर्गुण में बच्चों विसर्ग संधि होगी, क्योंकि निर जमा गुण यानी कि नी, विसर्ग वाला नी जमा गुण, इसके शुद्ध संधि विच्छेद होगी। तो आपका डी ऑप्शन बच्चों सदाचार, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत खूबसूरत शब्द है, क्योंकि बच्चा इसमें गड़बड़ करता है। उसका कारण, गड़बड़ करने का कारण केवल यही होता है बच्चों कि जो सदाचार शब्द है उसको बच्चों वो दीर्घ संधि समझ लेता है कई बार, कि सदा जमा आचार कर देगा। क्या कर देगा, सदा जमा आचार कर देगा और दीर्घ संधि में टिक मार्क कर देगा। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि सदाचार में बच्चों व्यंजन संधि होती है कि ठीक है। इसमें सदाचार में कौन सी संधि होगी बच्चों, व्यंजन संधि, क्योंकि ये जो तय वर्ग का तीसरा वर्ण आपको दिख रहा है ना, तो टूटना बच्चों यहां से ही है, सद जमा आचार, सद जमा आचार। और आपको पता है बच्चों यहाँ पे कि जब दे में से आ स्वर निकाल लोगे तो दे आधा बचेगा, तो इधर लिख दिया, तो सद जमा आचार। तो बच्चों ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो बदलेगा किसमें, पहले में, सत जमा आचार, सत जमा आचार। तो नियम के तहत बच्चों हमने इनको तोड़ दिया और इसमें संधि विच्छेद जो होगी सत जमा आचार होगी। तय बच्चों व्यंजन है, आ बच्चों स्वर है, तो यानी कि एक व्यंजन वर्ण की और एक स्वर वर्ण की हमने संधि करा दी, तो इसका मतलब सदाचार में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब डी ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपसे पूछा गया था व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, तो डी ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 149 पे। क्वेश्चन नंबर 149 में कहा गया वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गे बीचों बीच है बच्चों, और वाग जाल कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो बदलेगा पहले में, तो वाक जमा जाल यानी कि ए ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पे दोनों व्यंजन वर्णों का यहाँ पे मेल कराया गया, तो संधि व्यंजन संधि होगी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका बच्चों 150 पे कहा गया दिग्दर्शन। तो बच्चों बीचों बीच गे दिखाई दिया होगा आपको, आधा गे, और आधा गे यानी कि कै वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो अपने पहले में बदलेगा, तो दिक जमा दर्शन। इसका मतलब आपका जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो डी ऑप्शन होगा, और संधि बच्चों व्यंजन संधि होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, सच शास्त्र, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सच शास्त्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से भी कि 4 ऑप्शन दे देगा बच्चों आपको और पूछ लेगा कि बताइए इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार शब्द को, सच जमा वो सच शास्त्र, ठीक है। तो ये शुद्ध वर्तनी है, देख लेना इसको, सच शास्त्र है बच्चों यहाँ पे। तो नियम क्या था कि यदि आधे तय के बाद 6 वर्ण आए,
तालव्य स वर्ण आए तो आधे तय का परिवर्तन आधे च में और स का परिवर्तन छ में हो जाता है। बात समझ में आई? यानी कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आधे च का परिवर्तन तय में होगा, छ का परिवर्तन स में होगा। लेकिन जब हम संधि करके शब्द बनाते हैं तो आधे तय का परिवर्तन आधे च में और स का परिवर्तन छ में होगा। तो जिस तरीके से बच्चों शब्द लिखा हुआ है और आपको पता है कि व्यंजन संधि में जहां आधा व्यंजन होता है तो टूटता भी बच्चों वहां से ही है। सच जमा छास्त्र, सच जमा छास्त्र। लेकिन बच्चों यहाँ पे आधा छ है और छ है, तो इसका मतलब जब संधि विच्छेद करेंगे तो छ किस में बदलेगा? तय में बदलेगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है। छास्त्र का कोई अर्थ नहीं है, तो यानी कि सत जमा शास्त्र। तो इसकी जो शुद्ध संधि विच्छेद बनेगी बच्चों आपकी ये बनेगी, यहाँ पे आधा तय है और यहाँ पे बच्चों स है। तो आधे तय के बाद अगर स आए तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, स छ में छ स में। ठीक है ना बच्चों? तय आधा तय छ में, आधा छ तय में, इस तरीके से। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों सत्य जमा शास्त्र, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों 152 पे। तो आपने क्वेश्चन को देखते ही समझ लिया होगा कि ले का बच्चों यहाँ पे द्वित हो रखा है, तो नियम क्या बनेगा? यदि आधे तय के बाद च जय या फिर ले आए तो उनका द्वित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो नियम बनेगा वो तल्लीन जो शब्द है तो बच्चों तत्व जमा लीन, यानी कि इसकी जो शुद्ध संधि विच्छेद होगी वो क्या होगी बच्चों? तत्व जमा लीन, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, नियम के तहत, नियम में बता चुका हूं शुरुआत में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 153। तो 153 में बच्चों लिखा हुआ है अनंत, 153 में बच्चों लिखा हुआ है अनंत। तो बताए भाई इसमें से हमने जब तोड़ दिया बच्चों तो ये अन जमा अंत बचेगा, क्योंकि ए जब हम नए में से निकाल लेंगे तो नए आधा हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा अंत। ठीक है ना? तो अन जमा अंत बनेगा इसकी शुद्ध संधि विच्छेद। आपसे पूछा गया कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, शब्द की सही विधि क्या होगी? तो बच्चों आपका जो आंसर है बच्चों इस सवाल का बी ऑप्शन होगा, अन जमा अंत। नए पे हलंत लगेगा क्योंकि ए निकाल लिया तो नए आधा हो जाएगा। ठीक है ना? अन जमा अंत, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 154 में कहा गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 154, इसमें कहा गया कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में बच्चों व्यंजन संधि होगी, क्योंकि इसको जब आप तोड़ोगे तो जगन, देखिए बच्चों मैं एक बार लिख देता हूं, उसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। जगन्नाथ, अब जैसा कि शब्द बच्चों ये लिखा हुआ है जगन, जगन्नाथ। अब शब्द हमेशा कहां से टूटेगा व्यंजन संधि में? ज्यादातर जहां आधा व्यंजन हो। तो इसका मतलब जय गे ने, जगन जमा नाथ। ठीक है बच्चों, लेकिन ने ये पांचवा वर्ण है, तय वर्ग का पांचवा वर्ण। और आपको मैंने शुरू में ही समझाया था कि स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा अपने पहले में बदलता है जब संधि विच्छेद करते हैं, और जब संधि करके शब्द बनाते हैं तो बच्चों पहला जो होता है वो या तो तीसरे में बदलेगा या फिर पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो यहाँ पे बच्चों ने जो वर्ण है ये तय वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो इसका मतलब ये जब संधि विच्छेद करेंगे तो पहले वर्ण में बदलेगा, जगत जमा नाथ। यानी कि जगत का मतलब संसार और नाथ का मतलब स्वामी, यानी कि पूरे संसार का स्वामी कौन कहलाया बच्चों? जगन्नाथ कहलाया। तो इसमें तय और ने यानी कि दो व्यंजन वर्णों का मेल हुआ, तो इसलिए संधि इसमें व्यंजन संधि होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें व्यंजन संधि है और शुद्ध संधि विच्छेद क्या बनेगी? जगत जमा नाथ बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, उद्योग। फिर से क्वेश्चन आ चुका बच्चों, रिपीट हो चुका, तो उत जमा योग यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो परमाणु की बच्चों अगर मैं बात करूं तो परमाणु यानी कि परम जमा अणु, परम जमा अणु। तो यहां पे बच्चों परम में से ए निकाल लो और यहां से बच्चों ए, तो ए प्लस ए आ बनेगा, तो इसका मतलब इसमें तो कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। अगर शरणार्थी की मैं बात करूं तो शरण जमा अर्थी, शरण जमा अर्थी। तो यहाँ पे बच्चों ए निकाल लो और यहाँ से बच्चों ए निकाल लो, तो बनेगा क्या? आ बनेगा, तो इसका मतलब बड़ा वर्ण बना। तो शरणार्थी में भी कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई, जो कि स्वर संधि का भेद है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं बच्चों कारावास, तो कारावास की अगर मैं बात करूं तो कारा जमा आवास, कारा जमा आवास। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ से आ निकाल लिया, यहाँ से आ निकाल लिया, तो आ प्लस आ बनेगा बड़ा आ, तो यहाँ पे भी बच्चों दीर्घ संधि होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ तल्लीन की, तो तल्लीन को बच्चों यहाँ पे द्वित हो रखा है, तो तत् जमा लीन,
क्योंकि आप जानते हो आदित्य के बाद अगर ले आ जाए तो द्वित्व हो जाता है उसका, तो इसका मतलब इसकी शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगी, तत् जमा लीन होगी। और यहाँ पे बच्चों व्यंजन संधि यही होगा, डी ऑप्शन आपका। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उल्लंघन, तो उल्लंघन बच्चों रिपीट हो चुका है ना, इसमें क्या बनेगा, उत जमा लंघन बनेगा। 157 का जो आंसर होगा बच्चों वो बी ऑप्शन होगा, उत जमा लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 158। तो 158 में भी बच्चों रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि आपसे पूछ रखा है, तो व्यंजन संधि होगी, क्योंकि जय का द्वित हो रखा है। तो उत जमा ज्वल जो बनेगा बच्चों इसका शुद्ध संधि विच्छेद बनेगा। और उज्ज्वल शब्द बच्चों अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको शुद्ध वर्तनी के रूप में भी पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 159 पाइए। 159 बच्चों फिर से रिपीट हो चुका, अभी इससे ऊपर है ना। तो उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद कौन सा होगा बच्चों, उत जमा ज्वल, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 160 पाइए बच्चों। किस शब्द में व्यंजन संधि है, आपसे ये बात पूछी गई है। तो सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है, यानी कि आपका जवाब हो जाता है ए ऑप्शन, क्योंकि जय का द्वित्व हो चुका और तय के बाद अगर जय आए तो द्वित्व होगा, तो इसकी शुद्ध संधि विच्छेद सत जमा जन बनेगी। ठीक है, अगर बी ऑप्शन की मैं बात करूं परोपकार, तो बच्चों सिरोरेखा के ऊपर बच्चों एक मात्रा है, और जिस वर्ण के ऊपर मात्रा होती है तो टूटता ही बच्चों वहीं पे है। तो पर जमा उपकार बनेगा, ए प्लस ओ बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों ओ की मात्रा होने की वजह से परोपकार शब्द में गुण संधि होगी। ठीक है, अगर सी ऑप्शन की बात करूं विद्यालय की, तो विद्या जमा आल्य बनेगा। तो विद्या जमा आल्य में बच्चों दीर्घ संधि होगी, क्योंकि विद्या में से आ निकाल लोगे, आल्य में से आ, तो आ प्लस आ बड़ा आ बनेगा। तो बड़ा वर्ण जहां बनेगा बच्चों वहां पे दीर्घ संधि होगी, तो विद्यालय में दीर्घ संधि है। अगर डी ऑप्शन की बात करूं बच्चों, तो डी ऑप्शन में बच्चों बीचों बीच ये है और उससे पहले आधा व्यंजन तय है, तो इसका मतलब ये यण संधि का उदाहरण है। तो यानी कि इसमें व्यंजन संधि जो होगी बच्चों आपकी ए ऑप्शन में होगी। इत्यादि का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, इति जमा आदि होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 161 की बच्चों अगर मैं बात करूं, तो दिक जमा गज की संधि क्या है, यानी कि आपसे ये पूछना चाहता है बच्चों कि इस संधि करने के बाद जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। तो एक बार समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, है तो आसान लेकिन एक बार समझते हैं। ठीक है ना, तो दिक जमा गज, आपको पता है कि जब भी पहला वर्ण होगा किसी भी वर्ग का, तो जब संधि करते हैं, संधि करके शब्द बनाते हैं, तो वो अपने या तो तीसरे में बदलेगा या फिर पहले में बदलेगा। तो यहाँ बच्चों ये तीसरे में बदलेगा, दिग में बदलेगा तीसरे में। ठीक है बच्चों, और तीसरे में बदलने के बाद बच्चों शब्द बनेगा दिग्गज। तो यहाँ पे गया आधा हो गया, तो दिग्गज, इसका मतलब इसका जो शब्द बनेगा संधि करने के बाद वो क्या बनेगा बच्चों, दिग्गज बनेगा। तो याद रखना, संधि विच्छेद करते वक्त तीसरा या पांचवा बदलता है पहले में, और जब संधि करते हैं बच्चों तो पहला बदलता है तीसरे में या फिर पांचवें में। तो यहाँ पे बच्चों तीसरे में बदला, तो आपका जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। संसार, तो संसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो समझना बच्चों, संसार आसान शब्द है, तो यहां पे बच्चों इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों सम जमा सार, सम जमा सार। तो बच्चों नियम क्या है, मैं आपको लिखवा देता हूं कि जब यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन, कौन से बच्चों, अंतस्थ व्यंजन या फिर उष्म व्यंजन आ जाए, उसमें व्यंजन आ जाए, तो याद रखना इस मैं का जो है ना अनुस्वार हो जाता है, यानी कि सम में जो मैं लगा हुआ है पंचमाक्षर, इसका अनुस्वार बदल जाता है। यानी कि सम के बाद बच्चों ये सह क्या है, यहाँ पे उस व्यंजन है। ठीक है, अगर सम उपसर्ग के बाद उस व्यंजन आता है तो याद रखना अनुस्वार हो जाता है इस मैं का, तो इसका मतलब संसार बनेगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार बच्चों हाँ 162 का आंसर कौन सा होगा, तो बच्चों डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नियम आपको मैं बता ही चुका हूं, सम उपसर्ग के बाद अगर अंतस्थ व्यंजन यानी कि ये रेले वैसे कोई शब्द बनता हो या उस व्यंजन से कोई शब्द बनता हो, तो सम का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, यानी कि वहां पे जो मैं वर्ण होता है पंचमाक्षर होता है बच्चों, वो अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन नंबर 163, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको पता है जय का द्वित हो चुका, तो नियम आपको पता है कि आधे तय के बाद अगर जय आया तो द्वित होगा, तो सत्य जमा जन, यानी कि आपका जो जवाब होगा बच्चों वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 164 पे। क्वेश्चन नंबर 164 बच्चों उत जमा श्वास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया, हालांकि मैं फिर से बताना चाहूंगा। ठीक है ना, उत जमा श्वास संधि होने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो उत जमा श्वास संधि होने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो नियम क्या था बच्चों, आधे तय के बाद अगर से आता है तो इसका परिवर्तन होगा किसमें, आधे चय में, और इसका परिवर्तन होगा बच्चों किसमें, छह में, तो छ्वास।
तो इसका मतलब जो शब्द बनेगा अब हमारा, तो शब्द जो बनेगा बच्चों वो बनेगा उच्छ्वास। क्या बनेगा? उच्छ्वास। तो ऊ आधा चे आधा है और यहाँ पे बच्चों छ्वास, उच्च श्वास, यानी कि यहाँ पे हलंत भी लगा सकते हो आप, क्योंकि से आ जाता तो हलंत लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आपका जो जवाब होगा बच्चों वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, उच्छ्वास, क्योंकि से आ जाता तो छह भी आधा होगा, तो यहाँ पे भी बच्चों छह आधा होगा। तो ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, संधि की भी है ना। तो बी ऑप्शन 164वें का जवाब है। वागीश शब्द पाइए बच्चों, तो वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बीचों बीच बच्चों गे लिखा हुआ है और गे जो है कै वर्ग का तीसरा वर्ण है बच्चों। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गे कै में बदल जाएगा, तो वाक जमा ईस हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बच्चों, वो डी नहीं बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में ईस में छोटी ई ले रखी है इसलिए गलत हुआ। तो बी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही होगा, वाक जमा ईस, बी फॉर बैट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए 166 पे। ये उच्छ्वास बच्चों देखो फिर से रिपीट हो चुका, शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए ऑप्शन उत जमा सवास, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, नियम आपको बता चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 167 पे। 167 में कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्प में से कीजिए। तन में व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या स्वर संधि है या इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों तन में जो संधि होगी, इसमें जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सवाल जवाब सही होगा। अब जैसे कि तन में शब्द लिखा हुआ है, अचानक से सवाल आ गया, तो आपको ये बात तो मैं बता ही चुका ना कि व्यंजन संधि में जो आधा वर्ण होता है टूटता बच्चों वहां से ही है, तो यहाँ पे न है तो टूटेगा बच्चों यहाँ से तन जमा मैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, मैं का मतलब तो होता है रचना करना, लेकिन न का ये तन जो उपसर्ग है ये उपसर्ग नहीं होगा, तत् उपसर्ग होता है, तत् जमा में। और ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर कोई शब्द बनता है और वहां पे तय नहीं आया तो तय में बदल देना, तत् जमा में, क्योंकि तत् उपसर्ग होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ज्यादातर तय में ही बदलेगा वर्ण, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो इसकी शुद्ध संधि विच्छेद की भी अगर मैं बात करूं तो तत् जमा में बनेगा। ये व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है, तो दो व्यंजनों का मेल हुआ तो व्यंजन संधि कहलाई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 तत्क्षरण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वर्तनी की दृष्टि से भी और बच्चों नियम की दृष्टि से भी, संधि की दृष्टि से भी। तत्क्षरण ये उच्छ्वास वाला ही नियम लगेगा इसमें, क्योंकि आप देखते ही पहचान जाओगे तत्क्षरण शब्द जो है, तत्क्षरण जब आप इसको तोड़ोगे तो तच जमा क्षरण लिखोगे, लेकिन आपने नियम पढ़ लिया बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों तत् जमा शरण बनेगा, तत् जमा शरण, क्योंकि छह का परिवर्तन से में और छह का परिवर्तन छह में, छह का परिवर्तन आधे तय में और आधे छह का परिवर्तन आधे तय में, आधे तय का परिवर्तन आधे छह में। ठीक है, जो नियम ये होगा, इसकी शुद्ध संधि विच्छेद होगी तत् जमा शरण। और आपसे ये पूछा गया था कि तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका जो जवाब होगा बच्चों वो होगा ए ऑप्शन, तत् जमा शरण। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख गया होगा संग्रहालय, समझना बच्चों। तो यहां पे बच्चों संग्रहालय की अगर मैं बात करूं, संग्रहालय, तो देखिए बच्चों यहां पे क्या बनेगा, सम जमा ग्रह, सम जमा ग्रह जमा आल्य। तो इसकी जो शुद्ध संधि विच्छेद होगी वो ये होगी, सम जमा ग्रह और जमा आल्य, क्योंकि गे आधा है बच्चों, रे पूरा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रह बनेगा अलग से, सम अलग, क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार है तो सम उपसर्ग बनेगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका, ये होगा विसर्ग वाला जो मैं के नीचे हलंत है। ठीक है ना, तो विसर्ग नहीं है बच्चों, हलंत की बात कर रहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सम जमा ग्रह जमा आल्य। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इनमें से व्यंजन संधि पर आधारित प्रश्न है, यानी कि 170वें क्वेश्चन पाइए और आपसे पूछा गया कि व्यंजन संधि पर आधारित कौन सा है। अन्वेषण की अगर मैं बात करूं तो अनु जमा एषण, तो ए प्लस ए क्या बनेगा बच्चों, ए बनेगा, यानी कि एक की मात्रा। तो अन्वेषण में बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी व्यंजन यण संधि होगी, क्योंकि ये चीज बच्चों हमने कल ही पढ़ी थी। अन्वेषण एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए बच्चों अन्वेषण, तो अनु जमा एषण, अनु जमा एषण, तो यहां से बच्चों
आप जब ऊ निकाल लोगे, यहाँ से ए निकाल लोगे, तो ऊ ए को एक साथ उच्चारण करोगे, क्या बनेगा, वे बनेगा। और ये बात आपको बताई थी कि दो असमान स्वर वर्णों के मेल से यदि ये रे ले वे बनता हो तो वहां पे बच्चों यण संधि होगी। और वैसे भी बीचों बीच शब्द के वे है, उससे पहले आधा व्यंजन है, तो संधि कौन सी होगी, यण। तो ये तो यण संधि का उदाहरण है। उद्धार जो बच्चों होगा ये उत जमा हार, इसकी सही संधि विच्छेद होगी, नियम में बता चुका हूं। तो बी ऑप्शन में बच्चों व्यंजन संधि है। लघुर्मी की अगर मैं बात करूं तो लघु जमा उर्मी, तो ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जहां बड़ा वर्ण बनेगा वहां पे दीर्घ संधि होती है, तो सी ऑप्शन में दीर्घ संधि है। अगर मैं बात करूं बच्चों पुरोहित शब्द की, तो पुर जमा हित, विसर्ग वाला जो पुर लगेगा और बाद में बच्चों प्लस हित, तो बच्चों पुरोहित में जो संधि होगी वो होगी आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 171, और इसी के साथ बच्चों आपकी जो व्यंजन संधि है उसका करते हैं अंत। और अगली जो क्लास होगी बच्चों उसमें हम समझने वाले हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कंसेप्ट के साथ समझेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। तो भगवत गीता का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो भगवत गीता का जो संधि विच्छेद होगा बच्चों आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जहां पे बीचों बीच आधा व्यंजन है तो टूटना भी बच्चों वहां से ही है। तो भगवत जमा गीता, लेकिन द का परिवर्तन बच्चों तय में होगा, तो भगवत जमा गीता, और तय एक व्यंजन वर्ण है, ग भी एक व्यंजन वर्ण है, तो दोनों में बच्चों दो व्यंजन वर्णों का मेल हुआ, तो इसलिए भगवत गीता में जो संधि होगी, संधि विच्छेद होगा, वो तो सी ऑप्शन होगा, लेकिन संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है बच्चों। तो इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों आपकी जो व्यंजन संधि है उसका होता है अंत, क्योंकि व्यंजन संधि में जितने भी क्वेश्चन बच्चों आपको कराए गए यही क्वेश्चन बार बार बच्चों रिपीट होते हैं। क्लियर हुई बात। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, जिस क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट पढ़ाया वो ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। क्लियर हुई बात। ठीक है। क्योंकि इन्हीं में से बार बार रिपीट होगा क्वेश्चन। ठीक है। और अब जो कल की जो क्लास होगी बच्चों हमारी, उसमें हम विसर्ग संधि के साथ कंसेप्ट के साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और कल की जो वीडियो होगी बच्चों वो संधि की हमारी लास्ट क्लास होगी। हम कोशिश यही करेंगे कि कल की क्लास में ही आपकी जो विसर्ग संधि होगी वो खत्म हो जाए, ताकि इससे ज्यादा क्लास ना पढ़नी पड़े, केवल 5 क्लास में पूरी संधि कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस बस आपको करनी है, चाहे आपको 2 गुना स्पीड में या फिर नॉर्मल स्पीड में, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों। क्योंकि एक बार आप नॉर्मल पढ़ लोगे और फिर 2 गुना स्पीड में भी करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है। तो केवल इतना काम करना है। ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास जो होगी हमारी लास्ट होगी संधि की, फिर उसके बाद बच्चों हमारी क्लास होगी उपसर्ग की या फिर प्रत्यय की, देखते हैं क्या होगी क्लास। ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।